गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। श्रोडिंगर समीकरण के आधार पर अपने कहा था उसको जब हल किया जाता है तो उसके हल पर अपने को क्वांटम संख्याएं प्राप्त हुई। एक गणितीय व्यंजक के रूप में अपने को क्वांटम संख्याएं प्राप्त हुई। जैसे अपने कहा मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या आकार, द्विगंशी क्वांटम संख्या आकृति के बारे में अपने को जानकारी देते हैं। कक्षक के आकार और आकृति के बारे में अपने जानकारी प्राप्त कर ली थी, जो इससे प्रीवियस वीडियो अपने देखा था उसके अंदर। अब तीसरी जो क्वांटम संख्या जो श्रोडिंगर समीकरण को हल करने पर अपने को जो प्राप्त होती है वो क्वांटम संख्या थी चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो आज अपने अध्ययन शुरू करेंगे किसके ऊपर? चुंबकीय क्वांटम संख्या की मैं बात करूंगा कि चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या है। जैसे अपने m और ml से इसे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसे कहा जाता है, जो श्रोडिंगर समीकरण के अंदर तीन मुख्य क्वांटम संख्याएं अपने को प्राप्त हुई थी वो है। तो ये सामान्यतः कक्षक के त्रिविम अभिविन्यास के बारे में बताती है। सबसे पहले बात अपने को ये क्या बताएगी? कक्षक के त्रिविम अभिविन्यास के बारे में अपने को जानकारी देती है कि कक्षक का जो त्रिविम अभिविन्यास है उसकी जो ओरिएंटेशन है उसकी ओरिएंटेशन कैसी है। ठीक है, और इसके जो मान है, किसी भी अपने मान अगर देखते हैं तो mn के जो मान है वो l के मान पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अपने कह सकते हैं दूसरी बात कि जो m का जो मान है, m का मान l के मान पर निर्भर करता है। देखो क्वांटम संख्याएं जो अपने देख रहे हैं, मुख्य क्वांटम संख्या पर द्विगंशी क्वांटम संख्या निर्भर करती है और द्विगंशी क्वांटम संख्या पर चुंबकीय क्वांटम संख्या निर्भर कर रही है। तो एक क्वांटम संख्या दूसरी क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है। तो अपने कहा कि जो m के जो मान है वो m का मान किस पर निर्भर करेगा? l के मान पर निर्भर करेगा। तो m के जो मान हो सकते हैं वो m के मान क्या क्या होंगे? 2l+1। m के मान क्या क्या होंगे? 2l+1 सूत्र से अपने m के मान यहाँ पर ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब ये है क्या? इसको दूसरी भाषा में ये कह सकता हूँ 2l+ अधिकतम मानों की बात कर सकते हैं यहाँ पर। दूसरा अपने ये भी कहा जा सकता है कि जो m के मान है वो -l का जो माइनस मान है उससे प्रारंभ होकर 0 तक जाएगा और 0 से होता हुआ कहाँ तक जाता है? +l तक जाता है। तो अधिकतम मान कितने हैं उसे अपने 2l+1 से मान ज्ञात कर सकते हैं और उनके मान होंगे कितने कितने वो अपने कहा -l से प्रारंभ होता हुआ 0 और 0 से होता हुआ कहाँ तक जाएगा? +l तक मान जाएगा। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास जो l का मान है वो l का मान है 1, तो m के मान कितने हो सकते हैं? तो अपने कहा कि m के मान क्या हो जाएंगे? 2l, तो 2 × 1+1, तो ये मान कितने हो गए हमारे पास? 3 हो गए। अब वो 3 हो कौन कौन से सकते हैं? 3 कौन कौन से उपकोष हो सकते हैं उसके बारे में बताना है। तो अपने कहा -n, तो l का मान कितना है? देखो -1। ठीक है, तो -1, 0 और +1, ये हो गए ना अपने पास। और l का मान 1 किसको प्रदर्शित करता है? l का मान 1 होता है तो उसको क्या बोला जाता है? p उपकोष बोला जाता है। उसे क्या नाम दिया जाता है? p उपकोष नाम दिया जाता है। अब p उपकोष में कितने कक्षक हैं? तो p उपकोष में कितने कक्षक हैं? 3 कक्षक हैं। तो इसके मतलब ये अपने को क्या बता रही है? यहाँ पर कक्षकों की संख्या बता रही है कि p उपकोष में कितने कक्षक हैं, अधिकतम कक्षक कितने हो सकते हैं उस चीज़ के बारे में बता रही है। तो 3 कक्षक हो सकते हैं। वो 3 कक्षक कौन कौन से हैं? -1 मान वाला, 0 मान वाला और +1 वाला। तो -1 को क्या बोला जाता है? अपने px बोला जाएगा। 0 जो मान होगा वो किसका होगा? pz का मान होगा और प्लस जो मान होगा वो किसका होगा? py कक्षक का होगा। तो आपने कहा उपकोष कौन सा है? p है और इस p उपकोष के अंदर 3 कक्षक पाए जाते हैं, px, py और pz, जिनके मान हैं m के जो क्रमागत मान है वो -1, 0 और +1 मान है। तो इन्हीं मानों के आधार पर अपने इनके नाम दे दिए px, pz और py। तो ये 3 क्रमागत कक्षक थे जिनके अपने मान दिए। इसी तरह से अगर अपने देखें यहाँ पर जैसे मेरे पास L का मान कितना है? 2 है। तो M के मान क्या क्या हो जाएंगे? देखो
तो m के मान हो जाते हैं 2 गुणा l, 2 प्लस 1 कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब l का जो मान 5 है, l का मान जो 2 है, वो कौन से उपकोष के लिए होता है, तो अपने कहते हैं कि किसके लिए होता है, d उपकोष का मान कितना होता है, 2 होता है। d उपकोष का मान कितना होता है, 2 होता है। तो इसका मतलब d उपकोष में कितने कक्षक पाए जाएंगे, तो मैंने कहा कि d उपकोष में कितने कक्षक पाए जाते हैं, 5 कक्षक पाए जाते हैं। वो कौन कौन से पाए जाते हैं, तो अपने कहा इसको स्टार्ट करता है, देखो -2 -1 0 +1 और +2। अपने कहा था कहाँ से शुरू होगा, -l से होता हुआ 0 और 0 से होता हुआ कहाँ तक जाता है, +l तक जाता है। तो उसी के आधार पर मैंने लिखा -2 -1 0 +1 और +2। ये मान यहाँ पर मैंने बता दिया इसके अंदर। अब इसका मतलब वो कौन कौन से हैं उनके बारे में अपने यहाँ पर जिक्र करें, तो वो कौन कौन से होंगे उनको देखा जाए यहाँ पर। ठीक है, कि -1 वाला कौन सा है, 0 वाला कौन सा है और +1 वाला कौन सा है। तो इसको अपने नाम दे सकते हैं, यहाँ पर देखो वो नाम हुआ, इसको अपने नाम दे देंगे dxy, dyz, dz², dx² - y² और dzx। ये dzx जो मान है इसका आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से ये विभिन्न कक्षकों के मान आ गए। तो इसका मतलब अपने पूछा जा सकता है कि डी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, तो अपने कहा डी उपकोष में कितने कक्षक हैं, 5 कक्षक हैं। डी उपकोष में कितने कक्षक हैं, 5 कक्षक हैं। वो 5 कक्षकों के मान क्या हैं या नाम क्या है, तो मान दोगे -2 -1 0 +1 +2 हो गए। तो इनके ऊपर इनके नाम क्या है, तो अपने कहा dxy, dyz, dz², dx² - y² और dxzx। तो ये अपने यहाँ पर इनके मान हो जाते हैं। तो इस तरह से जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो अपने कक्षक के अभिविन्यास के बारे में अपने को जानकारी देती है, और किसी भी उपकोष में कौन कौन से कक्षक मौजूद हैं, उनकी संख्या क्या है, उसके बारे में अपने को ये चुंबकीय क्वांटम संख्या अपने को बताती है। ठीक है, तो श्रोडिंगर समीकरण के आधार पर अपने को मुख्यतः ये 3 प्रकार की क्वांटम संख्याएं अपने को प्राप्त होती थी या हुई हैं, तो उनका आपने यहाँ पर जिक्र कर लिया। इसके बाद में आपने कहें कि किसी भी परमाणु के अंदर अगर अपने देखा जाए तो कक्षक में अपने जो मुख्य 3 क्वांटम संख्याएं हैं, जो उसकी ऊर्जा, आकार और अभिविन्यास के बारे में जानकारी देती है। लेकिन अपने जैसे बोर का परमाणु मॉडल जैसे फेल हुआ था, वो किस पर फेल हुआ था, बहु इलेक्ट्रॉनी जिस परमाणुओं के लिए वो फेल हो गया था। तो बहु परमाणु इलेक्ट्रॉनों पर जो बोर का परमाणु मॉडल फेल हुआ था, उसका कारण क्या था कि जो स्पेक्ट्रमी जो रेखाएं, जो रेखीय स्पेक्ट्रम की जो रेखा प्राप्त हुई थी, वो रेखीय स्पेक्ट्रम की जो रेखा वास्तव में वो कई जगह एक रेखा नहीं थी, वो एक रेखा 2 रेखाओं से मिलकर बनी हुई थी, जिसको आपने कहा था कि जब उस रेखा पर अपने विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र जब लगाया जाता है, तो विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर जिसको जिमान प्रभाव और दूसरा आपने इसको स्टार्क प्रभाव नाम दिया था, उसके कारण से वो दोनों रेखाएं क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है, वो दोनों रेखाएं अलग हो जाती है। उसी चीज़ को अपने यहाँ पर प्रयोग में ले रहे हैं, उसी चीज़ को ये कह रहा है यहाँ पर कि वो द्विक रेखाएं जो होती हैं वो उच्च ऊर्जा स्तरों की उपस्थिति को क्या करती है, संकेतित करती है। अर्थात यहाँ पर कह सकता है कि यहाँ पर अपने पास एक वैज्ञानिक आए, वो थे एक तो उल्हन बैक और दूसरे थे गाउडस्मिट। इन्होंने अपने को कहा कि जो वास्तव में एक चौथी क्वांटम संख्या और होती है। ठीक है, कौन कौन से वैज्ञानिक थे, वो एक थे उल्हन बेक और दूसरे वैज्ञानिक थे हमारे पास गाउस्ट स्मिथ जो वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा कि वास्तव में 3 क्वांटम संख्याएं नहीं है, क्वांटम संख्याएं क्या होती है, 4 क्वांटम संख्या होती है, और उस चौथी क्वांटम संख्या को इन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन चक्रण क्वांटम संख्या। चौथी क्वांटम संख्या को इन्होंने नाम क्या दिया, इलेक्ट्रॉन चक्रण क्वांटम संख्या MS। ठीक है, तो
तो ये चौथी क्वांटम संख्या इन दो वैज्ञानिकों ने अपने को बताई थी। ठीक है, ये जो दो वैज्ञानिक है इन्होंने अपने को बताया। पहली जो 3 क्वांटम संख्या है वो श्रोडिंजर के क्वांटम यांत्रिकी मैकेनिक्स से अपने को प्राप्त हुई थी, लेकिन जो चौथी क्वांटम संख्या है वो उलहनबेक और गाउड-स्मिट ने अपने को दी थी। चौथी क्वांटम संख्या के बारे में अपने को जानकारी दी थी। इन्होंने कहा कि जैसे इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में या अपने अक्ष पर जैसे उसी तरह से चक्कर लगाता है जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते समय पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है। अभी तक अपने ये बात कर रहे थे, अभी तक एक ही बात की थी कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन आपने कहा कि इस नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन किसके चारों तरफ चक्कर लगाता है? नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो ये जो गति थी एक कक्ष में थी और इस कक्षीय गति, अपने इस गति को नाम दिया था कक्षीय गति नाम दिया था। क्या नाम दिया था इसको? कक्षीय गति। ठीक है, ऑर्बिटल मूवमेंट इसको अपने नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इसे अपने सिर्फ कक्षीय गति के नाम से इसको जाना गया था। लेकिन इन्होंने कहा कि उलहनबेक और गाउड-स्मिट ने अपने को क्या कहा कि जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है, 24 घंटे में एक चक्कर, 365 दिन में पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर को पूरा करती है। उसके साथ साथ पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर भी घूमती है, जो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा होता है। ठीक है, सूर्य के चारों तरफ तो वो 365 दिन में एक चक्कर पूरा करती है, उसी तरह से वो अपने अक्ष के ऊपर भी घूमती है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष के ऊपर भी घूमता है। ठीक है, तो इस गति को अपने क्या कह सकते हैं? अक्षीय गति कहा जा सकता है। तो अभी तक अपने सिर्फ कक्षीय गति के बारे में ही बात कर रहे थे, लेकिन उलहनबेक और गाउड-स्मिट ने अपने कहा कि जैसे पृथ्वी या कोई भी ग्रह अपने अक्ष के ऊपर घूमता है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी अपने अक्ष के ऊपर घूमता है। इसी अक्ष के ऊपर घूमने को ही अपने क्या नाम दिया? अक्षीय गति कहा। अर्थात इलेक्ट्रॉन में आवेश और जो द्रव्यमान में जो अतिरिक्त जो नेज है या अपने जो प्रक्षरण, जो कोणीय संवेग जो उत्पन्न होता है, वो कोणीय संवेग इसी के कारण से उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब जो अक्ष के सापेक्ष जो अभिविन्यास है, वो अक्ष के सापेक्ष जो अभिविन्यास है वो 2 प्रकार का हो सकता है, इस प्रकार से और इस प्रकार से। ठीक है, तो 2 प्रकार से अक्ष पर घुमा जा सकता है और इस 2 प्रकार से जो अक्ष के ऊपर जो विन्यास है, इसको अपने 2 चक्रण प्रवस्थाएं हो सकती है। यहाँ पर वो 2 चक्रण प्रवस्थाएं कौन कौन सी हो सकती है? उसको अपने प्रदर्शित कर जाता है, या तो तीर को ऊपर की तरफ मुंह करके प्रदर्शित करते हैं या तीर को नीचे की तरफ मुंह करके प्रदर्शित किया जाता है। तो ये 2 तरह के अपने चक्रण प्रवस्थाएं हो सकती है, जिसमें अपने ऊपर तीर को ऊपर की तरफ मुंह करके प्रदर्शित किया जाता है या अपने तीर को नीचे की तरफ मुंह करके प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो अपने जैसे ऊपर की तरफ किया जाता है तो उसे ऊपरी प्रचक्रण बोला जाता है। इसे अपने नाम क्या देते हैं? ऊपरी प्रचक्रण अपने से नाम दिया जाता है। और इसे जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है निचला प्रचक्रण, इसे नाम दिया जाता है। तो ऊपरी प्रचक्रण और निचला प्रचक्रण इसे नाम दिया जाता है, जिसके जो मान है वो मान क्या हो सकते हैं? +½ और -½ तो इसके मतलब जो ms के जो मान है वो ms के जो मान होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? +½ हो सकता है और इसका जो मान है वो कितना हो सकता है? -½ मान हो सकता है। ठीक है, तो ये अपने को इसका मतलब जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो विपरीत प्रचक्रण वाले होते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत प्रचक्रण वाले होते हैं। तो अपने को यहाँ पर ये पता चला कि एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। एक कक्षक में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपने कहा कि एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं। लेकिन
उन दोनों इलेक्ट्रॉनों के जो प्रचक्रण मान होंगे वो प्रचक्रण मान भिन्न भिन्न होंगे। एक का मान +½ होगा और दूसरे का मान क्या होगा, -½ होगा। ठीक है, अर्थात दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण के होने चाहिए। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत प्रचक्रण के होते हैं। ये अपने को जो इलेक्ट्रॉन चक्रण क्वांटम संख्या है, उस इलेक्ट्रॉन चक्रण क्वांटम संख्या से अपने को ये जो ज्ञान है अपने को प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से अपने चारों क्वांटम संख्याओं की बात कर ली, जिसमें से 3 क्वांटम संख्याएं श्रोडिंगर समीकरण से प्राप्त हुई और चौथी क्वांटम संख्या उलहनबेक और गाउड-स्मिट ने दी। जो किसके आधार पर दी, उन्होंने पृथ्वी बोई ग्रहों वाली बात की कि अभी तक अपने ग्रहों की कक्षीय गति के बात में बात कर रहे थे, लेकिन कहते हैं कि जैसे ग्रहों में कक्षीय गति के साथ साथ अक्षीय गति मौजूद होती है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन में भी अक्षीय गति मौजूद होती है। और उन्होंने कहा कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण के होने चाहिए। एक ऊपरी प्रचक्रण का हो सकता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा निचले प्रचक्रण का हो सकता है। तो इस तरह से अपने जो क्वांटम संख्याएं जो थी वो क्वांटम संख्या पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। यहां पर इसके ऊपर आधारित कुछ एक आधे प्रश्न देखते हैं और उससे अपने समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न क्या दिया गया है, जैसे अपने को वो कहता है कि मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3, अगर मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना है, वो कहता है n बराबर 3 है, से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या बताएं। से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या बतानी है। n बराबर 3 से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या। तो n का मान अगर 3 है तो L का मान कितना हो जाएगा, 0, 1 और 2, क्योंकि अपने पता है n 0 से लेकर कहाँ तक जाता है, n-1 तक जाता है। ठीक है, अब 0 है तो 0 अपने पास कौन सा होगा। ठीक है, तो L का मान कितना है, 0 है। 0 किसको प्रदर्शित करता है, S को प्रदर्शित करता है, 1 P को प्रदर्शित करता है, और जो 2 है वो किसको प्रदर्शित करता है, D को। तो इसका मतलब कौन कौन से उपकोष हुए। ठीक है, n किसको बता रहा है, कोश को बता रहा है, तो कोश का मान तो हो गया अपने पास n बराबर 3। उपकोष कौन कौन से हो गए, तो अपने कहा 3s, 3p और 3d। उपकोष कौन कौन से हो गए, 3s, 3p और 3d उपकोष हो गए। अब अपने बात करें कि जो l के मान पर कौन आधारित रहता है, m का मान रहता है। l के मान पर कौन आधारित रहेगा, l का मान। ठीक है, l पर l का मान निर्भर करेगा। तो n का मान 0 है तो m का मान कितना होगा, तो m का मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर l का मान 1 लें तो m के जो मान है वो कितने हो जाते हैं, +1 0, सॉरी -1 0 और +1 हो जाते हैं। l का मान अगर 2 है तो इसके जो मान हो जाते हैं -2, -1 0, +1 और +2 हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो 3s उपकोष है उस 3s उपकोष के अंदर ये किसको बता रहा है, 3s उपकोष को बता रहा है, इसके अंदर एक ही कक्षक है। ठीक है, दूसरा 3p जो उपकोष है इसमें कितने कक्षक हो जाएंगे, 3 कक्षक हो जाएंगे। वो कौन कौन से हो जाएंगे, 3px, 3py और 3pz। इसी तरह से इसके अंदर कितने कक्षक हो जाते हैं, 5 कक्षक हो जाते हैं। वो 5 कक्षक कौन कौन से हैं, 3dxy, 3dyz, 3dzx, 3dx² - y² और 3dz²। तो वो अपने कक्षकों की संख्या काउंट कर सकते हैं, 1, 3 और 5। तो 1 और 3 4 और 5 कितने हो गए, 9। तो अपने कक्षकों की जो कुल संख्या है वो कक्षकों की कुल संख्या यहाँ से कितनी प्राप्त होती है, अपने को 9 कक्षक अपने को प्राप्त होते हैं। कक्षकों की जो कुल संख्या है अपने को 9 यहाँ पर प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर अपने को देते हैं तो इस क्वेश्चन को हल अपने को यहाँ पर किया जा सकता है, आसानी से इन कक्षकों को अपने यहाँ पर हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसके अंदर अपने नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर देखते हैं। वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो अब अपने इसमें जो टॉपिक है वो है परमाणु कक्षकों की आकृति।
परमाणु कक्षकों की आकृति, मतलब उन कक्षकों की आकृति कैसी है उसके बारे में अपने जानकारी प्राप्त करते हैं। तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कक्षक तरंग फलन, ठीक है, अपने यहाँ पर बात करें इलेक्ट्रॉन के कक्षक तरंग फलन, तो कक्षक तरंग फलन क्या था, साई था। तो ये कहते हैं कि जो कक्षक तरंग फलन है साई, इसकी कोई भौतिक अर्थ इसका नहीं है, ठीक है। अपने कहें कि इसका अपने को कोई भौतिक अर्थ अपने को देखने को नहीं मिलता है कि इसका अर्थ क्या है, ठीक है। तो अपने सिर्फ ये तरंग फलन है, इसका कोई भौतिक अर्थ अपने को देखने को नहीं मिलता है, इसका कोई भौतिक अर्थ अपने पास नहीं है, सिर्फ एक गणितीय व्यंजक है। एक गणितीय समीकरणों के आधार पर इसको हल किया, या आपने कह सकते हैं कि इससे जो इलेक्ट्रॉन के निर्देशकों का गणितीय फलन प्राप्त होता है, इससे अपने को प्राप्त क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के निर्देशांकों का गणितीय फलन अपने को यहाँ पर प्राप्त होता है, और इससे अपने को कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। तो इलेक्ट्रॉनों के निर्देशांकों का गणितीय फलन अपने को इस साइज से प्राप्त होता है। जैसे अपने 3 इसके निर्देशांक प्राप्त किए थे, आकृति, आकार और अभिविन्यास के जो निर्देशांक थे वो अपने इससे प्राप्त किए थे अपने, ठीक है, वो आर और थीटा और जिसको अपने साई बोल सकते हैं। तो ये वो 3 मान अपने को इलेक्ट्रॉनों के निर्देशांक के जो गणितीय फलन अपने को प्राप्त होते हैं, वो तीनों मान अपने यहाँ प्राप्त होते हैं। इनमें से अगर इन दोनों मानों की बात करें तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर अपने बात करें आर की, तो आर क्या है, कक्षक के लिए नाभिक से दूरी है। यहाँ पर आर क्या है, कक्षक के लिए नाभिक से दूरी को ये प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो इन तीनों में से थोड़ा बहुत अगर इम्पोर्टेंस अगर होती है तो इस आर के मान की यहाँ पर इम्पोर्टेंस हो सकती है, लेकिन जो तरंग फलन का अगर वर्ग लिया जाता है, ठीक है, तरंग फलन का जो वर्ग क्या होता है, साई स्क्वायर है, और ये क्या था, किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता को व्यक्त करता है। तो अगर अपने बात करें तो साई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो काम है वो किसका होता है, साई स्क्वायर का होता है। तो अपने साई स्क्वायर अर्थात किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व की प्रायिकता को ये व्यक्त करता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व की प्रायिकता को कैसे व्यक्त करता है, इसके लिए अपने यहाँ पर 2 ग्राफ लेते हैं, 2 ग्राफ खींचते हैं, और उन दोनों ग्राफों से यहाँ पर इसको संबंध देखने की कोशिश करते हैं। जैसे 1s कक्षक के लिए और 2s कक्षक के लिए अपने यहाँ पर वक्र खींचे जाएंगे। तो 1s कक्षक और 2s कक्षक के लिए अपने वक्र खींचते हैं। सबसे पहले साई और आर के मान में खींचते हैं, तो 1s कक्षक के लिए वक्र खींचते हैं, 1s के लिए। तो ये वक्र हुआ मेरा यहाँ पर साई, और ये किसके लिए, आर का मान ले लिया। इस तरफ साई लिया गया तरंग फलन, और इस तरफ अपने कक्षक की नाभिक से दूरी को प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पर। तो ये लगभग वक्र अपने को लगभग इस प्रकार का अपने को वक्र प्राप्त होता है। इसी तरह से इसी चीज़ के लिए अपने जो वक्र खींचा गया वो साई स्क्वायर और आर के मान में खींचा गया। तो ये वक्र लगभग अपने को इस प्रकार का अपने को वक्र यहाँ पर प्राप्त होता है। तो दोनों वक्र अगर अपने देखें यहाँ पर, और एक ही लेने वाले अपने यहाँ पर साई स्क्वायर में ले लो, तो ये एक ही वक्र, दूसरे वक्र की तो अपने की ज़रूरत ही नहीं रहती। तो अपने इंपॉर्टेंट कौन सा है, साई स्क्वायर का वक्र है। ये 1s कक्षक के लिए हो गया। इसी तरह से अपने यहाँ पर 2s कक्षक के लिए भी वक्र खींचते हैं। साई और आर के मान में अगर वक्र खींचे जाएँ, साई स्क्वायर और आर के मान में, तो अपने को यहाँ पर जो इसके लिए जो वक्र प्राप्त होता है वो साई स्क्वायर और आर के मान में, आर को अपने नैनोमीटर में ले लेंगे यहाँ पर, तो वो लगभग अपने को इस प्रकार का प्राप्त हुआ, ठीक है। इस प्रकार का अपने को यहाँ पर वक्र प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये दोनों मान अगर अपने देखें तो यहाँ पर देखें 1s के लिए अगर इस वक्र को देखा जाए तो अपने कहते हैं कि जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ रही है, यहाँ पर नाभिक से दूरी 0 है, जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। साई स्क्वायर क्या है, किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त करता है। तो अपने यहाँ पर कहें जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रॉन के नाभिक से दूर जाने पर प्रायिकता क्या होती जा रही है, घटती जा रही है, ठीक है। ये वक्र अपने 1s देख रहा है। 2s के वक्र में अगर देखा जाए तो पहले तो कहें कि जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता घटी,
और फिर एकदम बढ़ गई और फिर वापस पुनः क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता है फिर वापस घटना प्रारंभ हो गई। तो यहाँ पर अपने कहते हैं कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो प्रायिकता घनत्व शून्य है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो प्रायिकता घनत्व जहाँ अपने को शून्य प्राप्त हो रहा है, ठीक है, शून्य प्राप्त होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का प्रायिकता घनत्व जहाँ पाए जाने की जो संभावना है वो लगभग अपने को शून्य प्राप्त हो रही है, उसे अपने नोडल सतह कहा जाता है। उसे अपने क्या नाम देंगे यहाँ पर, नोडल सतह। तो नोडल सतह क्या है, तो अपने कहते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है उस बिंदु को क्या कहा जाता है, नोडल सतह कहा जाता है। जैसे अपने बात करें कि 1s के लिए अगर अपने बात करें तो इसका जो नोडल सतह का जो मान होता है वो नोडल सतह का मान ज्ञात करने का जो सूत्र होता है n-1 होता है। तो n-1 सूत्र से नोडल सतह का मान ज्ञात कर सकते हैं अपने। जैसे 1s कक्ष के लिए n-1 करता हूँ तो नोडल सतह मेरे पास कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है, ठीक है। 2s कक्षा के लिए बात करें तो n-1, तो 2-1 करते हैं तो नोडल सतह का मान कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। 3s के लिए नोडल सतह का मान कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। तो ये नोडल सतहों के जो मान अपने को प्राप्त होते हैं, इन नोडल सतहों के मानों से अपने क्या चीज़ है नोडल सतह, अपने कहा कि इलेक्ट्रॉन के प्रायिकता घनत्व जहाँ पर शून्य हो जाता है इस बिंदु को क्या कहा जाता है, नोडल सतह कहा जा रहा है। तो अपने 2s में देख रहे हैं कि ये बिंदु जो है जहाँ पर जो नोडल सतह के रूप में इसको व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का जो घनत्व है, प्रायिकता घनत्व, वो लगभग क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। जबकि 1s के अंदर ऐसा अपने को यहाँ पर कोई प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये नोडल सतह के बात की जो परमाणु कक्षकों की जो आकृति के बारे में जो वीडियो अपने कंटिन्यू रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके बारे में और अपने बातें करेंगे।